अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। दुनिया पैंडमिक का शिकार है। कोरोना की एक लहर कई जानें निगल जाती है, मईशत तबाह बर्बाद हो जाती है, बेरोज़गारी उरूज पर पहुंच जाती है, फिर एक और लहर इससे ज़्यादा ख़तरनाक आती है। मरने वालों की तादाद बढ़ने लगती है, दुनिया मज़ीद खौफ में मुब्तला होती है। फिर तीसरी लहर जो पिछली दोनों लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक बताई जाती है। अलामात तब्दील, शिकार होने वाले अजियत में पाकिस्तान में हाल ये है कि इस्लामाबाद के अस्पताल भर रहे हैं, मरीज़ और अमला दोनों परेशान हैं। NCOC सख्त फैसले करने पर मजबूर है। मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। दुनिया भर से वज़ीर आज़म के लिए सेहत की दुआएं और नेक ख्वाहिशात आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात गैर संजीदगी से आगे निकल कर बद तहजीबी, बद अखलाकी, बदतमीज़ी और अखलाकी पस्ती पर आ गई। कोरोना को अब तक मजाक समझने वाले मुल्क के सबसे पावरफुल और मोतबर ओहदे के लिए भी ट्विटर पर बदतरीन ट्रेंड्स बनाने से बाज नहीं आ रहे। मजाक चाहे साबिक वज़ीर आज़म की बीमारी का बनाया जाए, मौजूदा वज़ीर आज़म का या आम इंसान का, ये अखलाकी पस्ती है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने इस मौके पर एक मैच्योर और बड़ी जमात होने का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया है। क्या ही अच्छा होता कि मरियम बीबी भी एक ट्वीट कर देती या अपनी गुफ्तगू में दुआ के 2 लफ्ज़ कहकर ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड्स की मजम्मत करके उन अनासिर की हौसला शिकनी करती जिनकी सरपरस्ती का इल्ज़ाम मुबैना तौर पर आप पर और आपकी जमात पर आ रहा है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए तो क्या ही कहा जाए, जो लगता है ऐसा है कि शायद अपने चाहने वालों के साथ साथ कम अज़ कम कोरोना के मामले पर मुखलिस नहीं है। वज़ीर आज़म की बीमारी का मजाक बनाने के साथ साथ बेएहतियाती की तरगीब दे रहे हैं। PDM के आप सदर, अपनी जमात के आप अमीर, मदारिस की सदारत के ख्वाहिशमंद आप, कुछ तो अपने रुतबे का लिहाज करें। हुकूमती वज़रा भी फिर अपने रुतबों और सिफारती आदाब का कुछ ख्याल करें। नरेंद्र मोदी की बेस्ट विशेस के साथ आपने भी वही किया है जो यहाँ आपके मुखालिफिन कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफ पर हदें पार करने का रिवाज अगर सियासी जमातों के रहनुमा खामोश तमाशाई बने रहेंगे, मकाफात अमल है जो बोएंगे वो काटेंगे, तो सियासी रहनुमा सियासत में बदतहजीबी और बदतमीज़ी के कल्चर को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। आपको मरियम नवाज साहिबा की धमकियाँ सुनी आपने, ऑपोजिशन के एतराज़ात सुने आपने, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के बनाए गए ब्रॉडशीट कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जिसके बाद इंकशाफात का ना एक सुनामी आ गया है। तहकीकात में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत ख़जाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फ़ाइलें चोरी हुई हैं। ये फ़ाइलें चोरी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में की गई अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता, यानी ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। इस वक्त मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब ये काम हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब ये काम हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फ़ाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया है। क्या इतने अहम तरीन इदारों से नाज़रीन कोई भी फ़ाइल गायब हो सकती है? पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें क्या करती रही हैं? ये वो सवाल हैं कि जिनके जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया है। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सील्ड रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी है। देखते हैं कि नैब सिफारिशात पर अमल करता है या नहीं। इस वक्त इस मौजू पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अली ज़फ़र साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँ। बड़े बड़े जो इंकशाफात हो गए हैं, 2008 में गलत अदायगियाँ हुई, यही तो ब्रॉडशीट का क्लेम था सर, जिसकी वजह से बाद में फिर आपकी हुकूमत को उन्हें रकम देना पड़ गई। कमीशन को यही तो मालूम करना था कि पैसा किसने दिलवाया और ब्रॉडशीट की जगह किसको अदा किए गए। क्या कमीशन रिपोर्ट में सर इसकी वजाहत हो गई है? देखिए, कमीशन रिपोर्ट में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे जो अहम जो आया है सामने हमारे तफसीली फैसले के बाद, रिपोर्ट के बाद, वो ये है कि $15 लाख जो अदायगी की गई थी, उसका रिकॉर्ड 4 जगहों से गायब हो गया। एक तो वजारत खजाना, फिर वजारत कानून, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस और उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन भी। पैसे $15 लाख चले गए और मेरा ख्याल है इसी वजह से ये रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये कोई गलती की बिना पे नहीं, ये जानबूझ के फिर पैसे दिलवाए गए होंगे गलत शख्स को या गलत कंपनी को, और उसके बाद ये रिकॉर्ड गायब कर दिया गया होगा। ये अब इंक्वायरी कमीशन ने तो नहीं बताया कि किस
ने कौन है इसके पीछे, लेकिन अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इतने बड़े इंकशाफ के बाद कि रिकॉर्ड गायब हो गया और जहां ये पता चल रहा है कि ये जानबूझ के किया गया था, तो इसके पीछे कौन था मुलविस, कौन लोग इन्वॉल्व थे, नीचे से लेके ऊपर तक, छोटी सतह से लेके सही। आला सतह तक, ये अब पता करना पड़ेगा। इसको मेरा ख्याल है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या नैब खुद इसकी इंक्वायरी करे। ठीक है अली जफर साहब, यानी जो अहम सवाल था किसने अदा किए, किसको अदा किएगा, ये इसकी वजाहत अभी नहीं हुई, ये पता नहीं चल सका, लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े इंकशाफात हो गए कि रिकॉर्ड ही गायब हो गया। अब सर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से और यहाँ सर महकमा खजाना से, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो जाती हैं, तो क्या हुकूमत जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी अली साहब? जी बिल्कुल, अब तो इसमें कोई शक ही नहीं रह गया कि कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इंक्वायरी का बिठाने का मकसद ही ये था कि एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, आज़ाद इंक्वायरी हो जहां पॉइंट आउट किया जाए, वजाहत की जाए कि क्या क्या मसले थे इस ब्रॉडशीट स्कैंडल में, और उसमें अब जब आ गया है सामने बड़ा क्लियर कट एक पिक्चर, तो उस पे इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद कार्रवाई, पूरी क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी पड़ेगी। और ये $15 लाख जो भी जिम्मेदार है इसको भेजने का, वो फिर पूरा भी करेंगे और उनको सजा भी होनी चाहिए। ये सही बिल्कुल सही होगा। सर, ठीक है आप कह रहे हैं ये बिल्कुल होगा सर। तो ब्रॉडशीट कमीशन सर हुकूमती महकमों की जानिब से रिकॉर्ड फराहम न करने की शिकायत भी करता रहा है सर। जी वो तो बहरहाल जहाँ तक कोई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, अगर रिपोर्ट में इसका जिक्र है, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर जिक्र है तो मेरा ख्याल है जो इंक्वायरी कमीशन थी उनके पास इख्तियार दिया गया था कि वो रिकॉर्ड फराहम कराएं, और अगर किसी ने नहीं उसकी रिकॉर्ड नहीं फराहम किया और रिकॉर्ड मौजूद है तो इंक्वायरी कमीशन खुद भी मंगवा सकती थी। बहरहाल उसको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं उसे नजर आया रिपोर्ट से कि किसने रिकॉर्ड नहीं दिया। उसको जब तक ठीक, पता नहीं चलेगा कि कौन था जिम्मेदार रिकॉर्ड ना देने का, तब तक मैं तो इस पर भी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर, अगर ये रिपोर्ट में है तो। सर मुझे ये बताइए एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, यहाँ पर जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स, इसका रिकॉर्ड ओपन करने की सर नैब से सिफारिश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान को ये कदम उठाएगी सर इस सिलसिले में? ये देखें, ये नैब के पास रिकॉर्ड तो मौजूद है और इसका जिक्र किया गया है रिपोर्ट में, और ये रिकॉर्ड आपको याद है एक जमाना ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिकॉर्ड के बारे में, इसके इशू के बारे में काफी सारे डायरेक्शन भी दिए थे। तो हो सकता है कि अब मौका है कि इसको दोबारा खोला जाए, और देखा है कि रिकॉर्ड तो नैब के पास मौजूद है, ये तो रिपोर्ट ने दिखा दिया। तो अब नैब को भी ये डायरेक्शन दी गई है या एक एडवाइस दी गई है कि आप उसको देखें। तो मुझे उम्मीद है कि नैब खुद भी इस रिकॉर्ड को दोबारा देखेगी। ये बहुत अहम मामला है जो कि पहले भी दब गया था, और अब सर मैं ये मौका है पूछ कि रही हूँ कि इसको हम दोबारा हुकूमत देख सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से कोई इकदाम किया जाएगा सर? जी, हुकूमत के पास भी इख्तियार है जरूर कि वो नैब को रिक्वेस्ट कर सकती है कि रिकॉर्ड फराहम किया जाए हुकूमत को, ताकि उसको एग्जामिन करें और देखें कि उसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये नैब खुद एक अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है आइन के, कानून के तहत तो उसका काम ही है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को पकड़ना और लोगों को सजा देना। तो अगर उनके पास ये रिकॉर्ड है तो मुझे तो उम्मीद है कि वो खुद ही इसको एग्जामिन करेंगे। सही, वरना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की जा सकती है सर। अच्छा मुझे बताइएगा अली जफर साहब, ब्रॉडशीट का दावा था कि उसने शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क जो असासे हैं उसकी छानबीन कर ली थी। कमीशन इस बारे में मालूमात इकट्ठा कर सका है सर? जी आपकी आवाज कटती थी, फिर से पूछेगा। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ब्रॉडशीट की तरफ से जो दावा किया गया था वो शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क असासों की छानबीन के हवाले से दावा था ना सर, तो कमीशन को इस बारे में मालूमात मिल सकी? जी कमीशन ने इसके बारे में मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेट तो किया, लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो फोकस ये पता करना था कमीशन का कि वो
गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ थे, इस हवाले से बात कर रहे थे हुकूमत, नेक्स्ट स्टेप हुकूमत का क्या हो सकता है या फिर नैब को क्या करना चाहिए, उस हवाले से बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जावेद अब्बासी साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहूँगी। सर बात का आगाज़ ज़रा ब्रॉडशीट कमीशन से ही कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी उसी पर ही बात कर रही थी। तो ये बताइएगा जरदारी साहब के सर स्विस अकाउंट्स का रिकॉर्ड डी सील करने की सिफारिश हुई है और मियाँ साहब की जानिब से तो नैब से केसेस खोलने की दरख्वास्त करते रहे हैं, बड़े सख्त बयानात देते रहे हैं। तो क्या सर नून लीग स्विस केसेस से मुतालिक सिफारिशात का खैर मकदम करेगी, करती है? जावेद साहब, जावेद अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं सर आप? जावेद अब्बासी साहब की जानिब आती हूँ, लेकिन नाज़रीन आज बड़े अहम इंकशाफात ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से हुए हैं और मैंने आगाज़ में आप लोग को दिखाया भी था कि मरीम नवाज़ साहिबा भी इस पर बड़े तुंदो तेज़ बयानात देती रही हैं, बड़ी बात करती रही हैं, फिर अपोजिशन के दीगर लोगों की जानिब से भी बड़ी बात की जाती रही है। लेकिन आज कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद जो तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं कि जो रकम $15 लाख की जो रकम दी गई थी, जो पाकिस्तान की तरफ से पहली इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त जो पे की गई थी, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। न यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है, न वहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये यकीनन ये बहुत बड़ी ख़बर भी है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी ख़बर भी है कि अगर वो पैसा गया तो वो पैसा कहाँ चला गया और उसका कोई ना रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद जो बड़ी अहम चीज़ है जो इस कमीशन ने मालूमात इकट्ठी करनी थी, वो मालूमात तो एज सच सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन जो दीगर इंकशाफात हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और फिर इसका जायज़ा लेना और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जावेद अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ज्वाइन कर चुके हैं आप। वालेकुम सलाम जी। जावेद साहब, मैं सर ब्रॉडशीट के हवाले से सबसे पहले बात करना चाह रही हूँ। सर ये स्विस अकाउंट्स वाला वो मसला जिसपे मियाँ साहब बहुत तनकीद किया करते थे जरदारी साहब के ऊपर, तो अब तो नैब से केसेस खोलने की दरख्वास्त कर दी है कमीशन ने। नून लीग इस बात का खैर मकदम करती है सर? देखिए जी, अभी ये जो ब्रॉड शीट कमीशन बना था, इस कमीशन के ऊपर भी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी। आप जानते हैं कि हमने उस वक्त भी इसके ऊपर बहुत सीरियस तमाम सियासी जमातों की रिजर्वेशन थी और अब चूंकि इनकी अभी जो फाइंडिंग आई है, जो हमने अभी देखी नहीं है, हम इसे देखेंगे, देखने के बाद इसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर फाइनल को जो है अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। सही सर, स्विस मुकदमात के हवाले से वैसे कोई आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना नहीं चाह रहे हैं कि क्या इस बात का खैर मकदम करें कि अगर आप ब्रॉडशीट कमीशन को साइडलाइन कर भी दें, सिर्फ स्विस मुकदमात की बात करें जहाँ नवाज शरीफ साहब इतनी ज़्यादा तनकीद करते रहे, हर जलसे जुलूस में बात करते रहे जरदारी साहब के ऊपर? मैं फिर दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक फाइंडिंग्स नहीं देख लेते तब तक आप इस पर कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर अब पीडीएम के हवाले से फिर बात कर लेते हैं। ये बता दें इख्तलाफात मजीद बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी का मियाँ साहब से मुतालबा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी को सर सेलेक्टेड कहना शुरू हो गई है। मरियम साहिबा तो इशारे कर रही थी, जो तर्जुमान है मोहम्मद जुबैर साहब वो तो वजाहत कर दिया उन्होंने, सुनवा देती हूँ मैं वजाहत पर, जवाब दीजिएगा सर इस बात की। ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। ये तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर था उनका इशारा और जाहिर सी बात है वो ज़्यादा तंबी इमरान खान को कर रही थी कि इमरान खान, लेकिन हवाला उनका पीपल्स पार्टी के लिए था, में तहरीक तालिबान के लिए या किसी और के लिए तो नहीं था। सही। ये क्या जावेद साहब, जो भी मुस्लिम लीग नून से टकराएगा सर वो सिलेक्टेड हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिलेक्टेड की बात वो एक खास कंटेक्स्ट में जब बात हो रही होती है तो जाहिर है आप उसके अगर कोई एक पोर्शन को उठा के जवाब दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। वो एक कंटेक्स्ट में बात होती है, हुकूमत के खिलाफ, नैब के खिलाफ, हुकूमत किस तरह लाई गई है, हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, इलेक्शन किस तरह, ये किस कॉन्टेक्स्ट में था ये बता दें। क्या बता दें जी? ये सिलेक्टेड किस कॉन्टेक्स्ट में था? बिलावल को किस कॉन्टेक्स्ट में सिलेक्टेड कह रहे हैं ये बता दें। के बिलावल को कहा है, मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान के लिए ही था। सर जुबैर साहब तो बड़ा क्लियरली पूछ रहे हैं, इमरान खान को परेशान होना चाहिए, नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, वो दूसरा सिलेक्टेड कौन है जावेद साहब? ये मरियम बीबी का क्या जा सकता है कि उनके माइंड में और कौन है? मेरे माइंड में मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है जी, वरना मैं उस मौके पर मौजूद था कि मैं कोई राय कायम कर सकता। चलें ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं या आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं आगे तो कोई मसला नहीं है। सर बार बार एक सवाल करते रहे हम
कि पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून और JUI कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रही है, जबकि आप दोनों की 100 नशिस्तें हैं, तो जाहिर है हुकूमत पर तो दबाव फिर शदीद होगा ना। लेकिन फिर इसका जवाब भी मोहम्मद जुबैर साहब ने दिया है सर, वो भी सुनिए। जाहिर ये तो नहीं कर सकते थे कि जी पंजाब में अपना वोट बैंक लूज़ करके पीपल्स पार्टी को दे दें। बेसिकली देखें, हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं देखना, हमें लॉन्ग टर्म का भी देखना है। पंजाब हमारा बेस है, पंजाब की वजह से हम फेडरल लेवल पर हुकूमतें बनाते रहे हैं। पंजाब में हम किसी को एंटर होने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी, और वो उन 83 में से 20-25 सीटें जीत जाती है, और जो कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि वो 20-25-30 सीटें जीते और बाकी PTI के खाते में डाल दें, तो हमारे लिए तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सपोजर हो सकता है। जावेद साहब, यानी सर नून लीग सिर्फ इस खौफ से इस्तीफे नहीं दे रही है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। ये कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं सर? ये तो सिर्फ मफादात की दौड़ है फिर, जावेद साहब? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं मफाद की दौड़। जुबैर साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर हम सारे इकट्ठे हैं। आपने कहा कि रिजिग्नेशन उनके बगैर क्यों नहीं करते, वो PDM का हिस्सा रहे हैं, वो PDM का हिस्सा थे, अब भी हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी जो अपनी एक कमेटी है, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास होना है, उन्होंने कहा कि वो इजलास हो जाए, उसके बाद वो हतमी फैसला अपना करेंगे कि क्या वो PDM के साथ इस मामले पे एग्री है कि रेजिग्नेशन लॉन्ग मार्च से पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है, वो मीटिंग में मौजूद थे, वो आप भी कह रहे हैं कि हम इसका हिस्सा हैं। तो मुझे आज भी उनकी बात पे यकीन है कि वो अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का उनका इजलास होने जा रहा है, उनके सामने सारी चीजें रखेंगे और बिलावल साहब कन्विंस करने की उनको कोशिश करेंगे कि हम PDM के प्लेटफॉर्म पर सारे पीपल्स पार्टी आज भी अगर ये इत्तेहाद कायम है, अगर साथ ही मौजूद है, तो फिर ऑपोजिशन लीडर क्यों लेकर आ रहे हैं अपना? ये तो तय था ना मुस्लिम लीग नून का होगा ऑपोजिशन लीडर। जी बिल्कुल, ये तय था, उस वक्त यही तय किया गया था, लेकिन फिर भी सारी सियासी जमातें जो हैं उनको अपना अपना हक है, वो भी एक बड़ी जमात है, उनको रोका नहीं जा सकता। एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग ये जरूर थी कि गिलानी साहब जो होंगे वो चेयरमैन सेनेट होंगे, हैदरी साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो जरूर सारी जमातों में थी। अब मुझे यकीन है कि अभी भी शायद इस पे वो अपनी राय जरा तब्दील करें। उसके बाद उन्होंने एक जरूर ये बात कही है कि लीडर अपोजिशन वो इस चूंकि इकट्ठी तादाद की बुनियाद पर वो चले गए हैं कि हमारी ज्यादा है, तो उसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि हमारा होना चाहिए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान डेवलप हुई थी, अगर उसका एहतराम किया गया है तो फिर लीडर अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून से ही होगा। सर, इस अंडरस्टैंडिंग का एहतराम करते हुए पीपल्स पार्टी को जो बाज़म नज़ीर तारड़ पर एतराज़ है, तो क्या नून लीग इसको देखते हुए किसी दूसरे नाम पर भी गौर कर रही है या करेगी सर? ऐसा गौर किया जा सकता है अगर वो ये बात एक नाम का ही हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल है नाम से ज्यादा वो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि वो उनका जो लीडर अपोजिशन है वो शायद गिलानी साहब के लिए वो कहते हैं कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए वो ट्राई कर रहे हैं। अगर इस मामले पर हो कि सिर्फ नाम के मामले पर हो तो फिर तो बात की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है यकीनन कहीं ना कहीं ये बात जरूर आगे बढ़ेगी, बात जरूर होगी और कोई कंसेंसस की कोशिश होगी कि कंसेंसस से लीडर अपोजिशन लाया जाए। सर, राब्ता हो रहा है इस हवाले से? आपने पूछा राब्ता हो रहा है इस हवाले से? सर, हमारे राब्ते हमेशा होते हैं जी, राब्ते कभी भी टूटते नहीं है। हम PDM की जमातें हैं, बात करते हैं आपस में, लीडरशिप बात करती है, हमारे राब्ते बिल्कुल हैं और राब्ते कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है सर, मौलाना साहब कह रहे हैं तक डिस्कशन होती है। सर, मौलाना साहब कह रहे हैं कि नैब में मरियम बीबी अकेले नहीं, PDM के कारकुनान भी साथ जाएंगे। सर, खबरें हैं कि हमजा शहबाज भी जाएंगे। नैब के पास जाने के लिए कारकुनान को ले जाने की क्या जरूरत है सर? ले जाने के लिए देखें, ये एक जती है नैब का, जो आपने देखा है कि जो नैब ने सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी करती है, सिर्फ अपोजिशन के लिए ये नैब है। हुकूमत किसी उनका कोई आदमी आज तक नैब की उसमें नहीं आया, और हमारी सारी लीडरशिप को जाली केसेस में, वो उन केसेस की कोई बेसिस नहीं है, आपने देखा है। और आज भी मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारी पार्टी के सदर हैं, उनको इन जाली केसेस में उन्होंने जेल में रखा हुआ है। इस तरह हमजा साहब कभी इतने साल जेल काट के आए, शाहिद खान साहब थे, और बाकी सारी लीडरशिप उनको जाली केसेस में रखा हुआ है। हम समझते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये सियासी स्कोर सेटल किया जा रहा है और नैब हुकूमत के इशारे पर ये सारे काम कर रही है। लिहाजा हम पार्टी के लोगों का पहले भी हक है कि वो अपनी लीडरशिप के साथ जाएं, उसके साथ यकजहती करें। उसकी जहां भी प्रेजेंस होती है लीडर के, अगर कोई कोर्ट में जा रहे हो लीडर, या किसी हो जा रहे हो, किसी अदालत में हो, या
कहीं किसी इंक्वायरी में शामिल ऐसी खबरें भी आ रही हैं या मरियम साहिबा चाह रही हैं या उनको रहनुमा मशवरा दे रहे हैं दीगर मुस्लिम लीग नून के कि वो कबलस गिरफ्तारी जमानत चाह रही हैं सर, ऐसा भी है? ऑप्शन है जो डिस्कशन किए जा रहे हैं। इस ऑप्शन हर एक ऑप्शन जो है ये कानूनी ऑप्शन अवेल करने का सबको हक है और पार्टी फैसला करेगी। जो भी फैसला उन्होंने किया वो पार्टी के वसीतर मफाद में होगा इंशाल्लाह। तो सर ये खौफ एग्जिस्ट करता है कि मरियम गिरफ्तार हो सकती हैं अगर नैब जाती हैं तो? नहीं, कोई खौफ नहीं है। खौफ होता तो हम डरते। पहले भी जेलों का मुकाबला उन्होंने किया है, जेल में रहे हैं, मियाँ साहब ने मुकाबला किया है, सारी बाकी लीडरशिप ने भी किया है और मरियम साहब बड़ी बहादुरी से इस सारे मामले को देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ना किसी को डर है और ना इस नैब से कोई डरता है। उसका ना ऐसे ये केसेस हैं, ये सारे वो जाली केसेस बनाए गए हैं जो सियासी स्कोर सेटल करने के लिए। और ये बात मैं सिर्फ नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अपनी जजमेंट में और मौजूदा जजेस साहिबान ने कहा है कि ये नैब जो है ये हम ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए हो रहा है। तो इस वजह से फिर कबलस गिरफ्तारी जो है वो जमानत की सलाह मशवरे हो रहे हैं जमात में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, जरा आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो एक पॉलिटिकल सेंसेशन क्रिएट करके रखती हैं हरीम शाह सोशल मीडिया पर, उनके हवाले से बात करेंगे क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रही हैं उन पर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद भी उन्होंने किया है कि जिसके ज़रिए आयशा ने मुफ्ती कवी को थप्पड़ मारा था। साथ होंगी, साथ रहिएगा। जो लड़की वीडियो में जो थप्पड़ लगा रही हैं आयशा शाह, कज़न है आप हरीम शाह की? हाँ जी बिल्कुल। ये तो एक्सपर्ट है नहीं कि सारे काम तो मैं ही करती हूँ। मेरा प्लान था उनको मारने का, मेरे साथ मेरी कज़न ने भी मिलके मारा। अगला टारगेट कौन है? अभी अगर बता दिए तो वो अभी से खुद को संभाल लेंगे। तो वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो मुझे गरज के बरसना नहीं है। वेलकम बैक जी। हरीम शाह साहिबा ये एक बार फिर हुई हैं तनाज़े का शिकार, लेकिन इस बार इनके सामने न कोई सियासतदान है, ना अब्दुल कवी साहब हैं, बल्कि इनका झगड़ा आयशा नामी खातून से हुआ है जिन्हें खुद हरीम अपना कज़न बताती रही हैं। ये वही आयशा हैं जिनके साथ मिलकर हरीम ने अब्दुल कवी साहब की पिटाई लगाई थी। आयशा की थप्पड़ मारने की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, लेकिन इस बार आयशा ने हरीम को ही थप्पड़ जड़ दिया है और ये दावा हरीम कर रही हैं कि वो इस्लामाबाद गई हुई थी, एक शो रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ आयशा और बहादुर शेर आफरीदी नामी शख्स वो आया, उन्हें बालों से पकड़कर मारा है। लोगों के जमा होने पर दोनों फरार हुए हैं, लेकिन फ़ोन पर फिर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। टिकटॉक स्टार ये इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि मुलजिमा उनके घर से दस्तावेज़ात भी ले गई हैं, जिसका मुकदमा इस्लामाबाद में उन्होंने दर्ज भी करवा दिया। इस सारे मामले पर अब तक आयशा ने तो खामोशी इख्तियार की हुई है, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया है सामने, लेकिन हरीम शाह प्रोग्राम में साथ ही मौजूद हैं। हरीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये बताइए सबसे पहले तो कि जिस खातून को आप अपनी कज़न बताती थी उन्हीं से झगड़ा हो गया और इस हद तक झगड़ा हो गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई? जी बिल्कुल। आयशा जो कि मेरे साथ रह रही थी और मेरे घर पे रिहाइश पजीर थी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आयशा नामी खातून एक ऐसी हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल से अभी नहीं बता सकती, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपनी दोस्त को अपने साथ रखा, हर मामले में उसकी हेल्प की, जो इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रही थी, जिसका ना कोई ठिकाना था ना कुछ। ऐसी लड़की के सर पे मैंने हाथ रखा, और ऐसी लड़की जो कि पाकिस्तान के अंदर 3 मुकदमात भी उस पर दर्ज हैं, लेकिन ये सारी उसकी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। मैंने घर में पनाह दी और जो वो अपनी औकात दिखाते हैं, तो उसने जैसे सबके साथ किया वैसे ही मेरे साथ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे वो करने के लिए जेलस, एक तो जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, उनको पता नहीं क्या जेलसी है मुझसे। तो मेरे घर के अंदर इंटर हुई तो मैंने तमाम तरह जितने भी मामलात थे या जो मामले की नौयत थी वो मीडिया को भी बताई, और वो मैं लीगल तरीके से इसको प्रोसीव कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी इदारे जब आप पिछली बार मेरे प्रोग्राम में आई थी तो आपने ये कहा था कि आयशा गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हैं, ये ऐसे ही है, थप्पड़ ही लगा देती हैं। आपने अभी भी ना पूरी बात में झगड़े की वजह नहीं बताई, झगड़ा क्यों हुआ है?
मैंने आयशा को बेसिकली एक चीज से मना किया। पहले तो मैंने आयशा को ये मना किया कि तुम हर जगह जाके मेरा नाम ना गलत इस्तेमाल करो और मेरे नाम से गलत चीजें ना करो। मेरे नाम लेके तुम पाकिस्तान के अंदर क्राइम ना करो। ये इस्लामाबाद बहुत छोटी सी जगह, तुम हर जगह जाके गलत जगहों पे जाके मेरा नाम लेके और मेरे नाम से वो कर रही हो, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैंने आयशा से रिक्वेस्ट की कि आयशा एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो मैंने आयशा को कहा कि किसी की शादीशुदा जिंदगी तबाह मत करो, किसी की जिंदगी के अंदर मतलब मुदाखलत मत करो। और इस तरह की कुछ इशू थे जिसकी वजह से उसको ग्रज था मुझ पे, बल्कि मैंने उसे गलत कामों से रोकने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी। बट मुझे नहीं पता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे अपार्टमेंट में आएगी और आके गुंडागर्दी करेगी बहादुर शेर अफरीदी के साथ। हरीम, आप सबकी वीडियोस बनाती हैं, जब आप पर हमला हुआ उसकी कोई वीडियो नहीं आपने बनाई? जी मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैंने आपको बता दिया कि बगैर सबूत के बात नहीं करूंगी। जब प्रूफ मेरे पास हैं तो मैं कह रही हूँ बार बार कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने प्रूफ लेके आऊंगी, तो आप और आपने गवाह भी लेके आऊंगी जिन लोगों ने उनको देखे उन सबको इंशाल्लाह। और वो बहुत जल्द, अब लीगल तरीके से एक काम को मैं कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा वक्त तो दें। अच्छा हरीम, आप FIA के पास भी गई हैं ना आयशा के खिलाफ, वहाँ आप किस शिकायत के लिए गई थी? मुकदमा तो आप पहले ही दर्ज करवा चुकी हैं। आयशा ने मेरे मोबाइल में अपनी आई क्लाउड की और वो लगा के मेरे मोबाइल का डेटा चुराया, और मतलब इस हवाले से मैं गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह FIA में एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है उसके खिलाफ, जो वो मुझे थ्रेट और हरेस करने की कोशिश कर रही थी। हरीम, आपको अफसोस है इस बात के लिए जिसके साथ मिलकर आपने अब्दुल कवी साहब को मारा, आज उसी ने आपको मारा, थप्पड़ जड़ दिया आपको? मैंने किसी नहीं मुझे मारा या वो नहीं। इस खातून जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ये बताऊं कि मैं पाकिस्तान की वो हूँ जिस पे मीडिया भी बातें करता है, ट्रायल भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेरा करैक्टर बिल्कुल साफ है। मैं किसी क्रिमिनल एक्ट में ना मुलव्वस हूँ, ना मुझ पे आज तक कोई FIR हुई है, ना मुझ पे कोई क्राइम कोई साबित कर सके। और आयशा नामी वो खातून है जिसकी पुलिस में जाके देखें तो FIR भी है, वो जेल भी जा चुकी है, उसके पे मुकदमात भी दर्ज हैं, और उसकी जो है तो अभी ये सब कुछ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू होकर बात कर सकती हूँ। और मुफ्ती जिसने पूरे इस्लाम का नाम बदनाम किया हुआ था, तो अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, तो मैं अपने रब की मशकूर हूँ कि उसने मुझसे ऐसा काम लिया कि उसके नाम से मैंने हरीम, आपने साथ रखा उनको, आपको पहले नहीं पता था कि उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके ऊपर 3 केसेस हुए हैं। अब आपने ये भी दावा किया कि घर से कुछ दस्तावेजात भी आयशा अपने साथ ले गई हैं, वो डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के थे, क्या थे? जी बिल्कुल, आयशा को मैंने बहुत दफ़ा माफ़ किया। आयशा ने एक दफ़ा मेरा पासपोर्ट चोरी किया, उसको मैंने माफ़ किया। उसने मेरे ATM चुराए, उसको मैंने माफ़ किया। उसकी अम्मी के कहने पे बार बार उसने मुझसे सिंपैथी हासिल करने के लिए अपनी माँ को मारा कि मेरी माँ मर चुकी है, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। फिर सारी हकीकतें बेनकाब होती रही। फिर आयशा नामी चूंकि उसके 2 बच्चे भी हैं, फिर एक दफ़ा इसने सिंपैथी गेन करने के लिए और मेरे से पैसे लेने के लिए इसने झूठ से अपने बेटे को मारा और कफन में डाल के मुझे तस्वीर भेजी, वो मैसेजेस और वो पिक्चर भी मेरे पास है कि मेरा बेटा मर चुका है। और मुझे इतना रोना है, मैंने कहा है एक लड़की का बेटा मर चुका है, इस वक्त वो होगी। उस वक्त मैंने इसको पैसे ट्रांसफर किए, सारा कुछ किया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि उसका बेटा तो नहीं मरा था, वो उसने तो मुझे मतलब ठगने की और वो करने की कोशिश की है। हरीम, ये आप ही क्यों तनाज़े का शिकार हो जाती हैं हर दफ़ा? कभी सियासतदानों के साथ, कभी किसी मुफ्ती के साथ, और इस बार खुद अपनी दोस्त के साथ। फिर इसको आप तनाज़ात कहें, इसको आप जो मर्जी कहें, मैं वो लड़कियों के जो भी ऐसी बात होती है, ज़ाहिर है मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं मीडिया का एक हिस्सा हूँ, तो मीडिया पे आते हैं बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं। हर दिन हर किसी की चोरी होती है, हर दिन लड़कियों को कभी सड़कों पे घसीटा जाता है, कभी उनके साथ मतलब उनको क्या से क्या उन पर तशद्दुद नहीं होता। तो जाहिर सी बात है वो मीडिया पर्सन नहीं है, उनकी बातें इतनी खुल के सामने नहीं आती, लेकिन क्राइम हो रहे होते हैं, हर एक के साथ हो रहे थे। तो मेरा कोई भी मामला इसलिए हाईलाइट होता है कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, और मैं जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है या ऐसा कोई मामला होता है तो ज़ाहिर है मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट होता है। और मुझे डिफेम करने के लिए मेरी दोस्तें कोशिश करती हैं, जबकि खुद ही नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे फतह दी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है कि ऐसे लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। और अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद NA 249 के हवाले से बात करेंगे, जहाँ तमाम जमातें सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में ही टूट फूट का शिकार हो रही है। बात करूंगी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। फैसल वाडा की जगह अब NA 249 का मैदान कौन मारेगा, बड़े बड़े नाम है जो मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन नाज़रीन हैरत अंगेज तौर पर 2018 की फातेह जमात PTI ने पुराने कारकुन अमजद आफरीदी को टिकट दिया है, जिन पर उनकी अपनी जमात के MPA मलिक शहजाद साहब ने एतराज़ उठाया है कि अमजद आफरीदी एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं। मलिक साहब को PTI के हारने का डर है और उन्होंने एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा भी सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को इरसाल किया है। अमजद आफरीदी और मलिक शहजाद साहब दोनों प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में अमजद आफरीदी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए मुझे कि नामजदगी पर ना मलिक शहजाद साहब को बड़ा एतराज़ है। वो कह रहे हैं कमज़ोर कैंडिडेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी आपकी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये मलिक शहजाद अवान साहब हमारे वहाँ से MPA और मुख्तलिफ कराची के ओहदों पर भी रहे, तंजीमी ओहदों पर। मैं वहाँ से ज़िले डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ और कोई इशू नहीं है। एक घर में भी आपस में भाइयों में इख्तलाफ होता है, हमारा कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है और हल हो जाएगा और बातचीत हो भी रही है। भाई हैं हमारे आपस में कोई इतने इख्तलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं UC का सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हार चुके हैं उन्हें टिकट दे देना कौमी असम्बली के लिए ज्यादती है। देखिए, इसमें पार्लिमानी बोर्ड बैठा था, पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला किया, फिर उसके पर 4 से 5 बार नज़रसानी की गई, फिर उसके बाद टिकट अनाउंस किया। पूरी पार्टी लीडरशिप कराची के उसमें 3 प्रेसिडेंट थे बैठे हुए जिन्होंने 3 बार, अली हैदर जैदी साहब, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, खुरम शेरजमान साहब, सईद आफरीदी साहब जनरल सेक्रेटरी अभी, और अरशद दाद साहब। तो ये पूरी पार्टी है और इसमें बहुत बार डिस्कस हुआ। तो उसमें पार्टी ने जिसको टिकट दिया, अगर मलिक शहजाद अवान साहब को टिकट पार्टी का मिल जाता तो हम उनके साथ थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुकाबला डाकू मूवमेंट के साथ है और ये सीट निकाल कर देंगे। आपके लिए मसला नहीं है अमजद, लेकिन शहजाद अवान साहब के लिए ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम में। ये सारी जमात एक तरफ है सर, आप एक तरफ हैं, तमाम जमात खुरम शहजाद वो खुरम साहब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अमजद साहब के साथ हैं। आप सर बिल्कुल अलग राह पकड़ के चल रहे हैं सर, ऐसा क्यों है? देखें किरण नाज, अमजद के साथ मेरा कोई जाती लड़ाई या झगड़ा नहीं है। हम मिल के वहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम करते रहे। मेरा सिर्फ ये था रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट्री लीडर, तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी, सीनियर लीडरशिप को, कि हमें वहाँ मजबूत उम्मीदवार चाहिए था। जो और दीगर लोगों के वहाँ कैंडिडेट हैं वो मजबूत हैं और मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि हमारे उम्मीदवार जो हैं उस तरह से कैंपेन न चला सकें या लोगों की वर्कर्स की उम्मीदों पर पूरा न उतर सकें। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ये सीट पहले की तरह सीट जीत कर इमरान खान साहब को तोहफा दें। मैं फैसल वाडा साहब की पूरी कैंपेन मैंने लीड की, मुझे पूरे इस इलाके की हर तरह से मुझे अंदाजा है कि किस तरह से लोगों के अंदर जाके कैंपेन करनी पड़ती है और कैसे वहां पर पर्सनैलिटी का कैंडिडेट के ऊपर यहाँ बड़ा डिपेंड करता है पार्टी के वोट बैंक के साथ साथ। सो शहजाद साहब, आपकी नजर में कौन है वो मजबूत उम्मीदवार जो यहाँ पर जीत सकता है? देखिए, पार्टी के टिकट के लिए 17 लोगों ने अप्लाई किया था। उसके अंदर जो मैंने गवर्नर साहब को भी नाम दे दिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबरान थे उनसे भी मैंने नाम शेयर किए हैं। शायद उनमें से अगर किसी को यहाँ लड़ाया जाता तो मेरे ख्याल से अमजद से वो ज्यादा यहाँ से वोट भी लेते, अच्छी कैंपेन भी कर लेते और हम शायद इस पोजीशन में जाकर इंशाल्लाह सीट हम जीते भी, ये भी सही। और देखें, आज भी एक बड़ा अजीब किस्म का मैसेज दिया जा रहा है कि मैं कोई पार्टी के खिलाफ जा रहा हूँ। मेरा वोट इमरान खान की अमानत है। मैं इमरान खान साहब का खिलाड़ी था, खिलाड़ी रहूंगा। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि जो बंदा पहले सूबाई असेंबली का इलेक्शन हार गया, UC का इलेक्शन हार गया, वो कैसे जीतेगा सर? सारी जमात एक तरफ है। अगर एक MPA MNA की उम्मीदवार के लिए इस तरह की बातें होंगी, ऑलरेडी आप लोगों के क्लैशेस होते रहे हैं सिंध में, तो सर फिर कैसे आपका उम्मीदवार जीतेगा सर? किरण नाज, ये मेरे तावुज़ात बिल्कुल हैं। अभी भी मेरी मुलाकात हुई है गवर्नर से, इमरान इस्माइल साहब से। मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि 249 के फैसल वाडा साहब के साथ, मैं उनके साथ PS 116 से MP इलेक्ट हुआ, साथ में इंजीनियर अब्दुलरहमान बुनेदी साहब इलेक्शन लड़े। एक जो तीसरा PS है 248 का 118, वहां से मलिक आरिफ अवान साहब इलेक्शन लड़े हैं। एक सिर्फ मुझे इख्तलाफ नहीं है कि अमजद साहब यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, साथ इंजीनियर अब्दुलरहमान जिन्होंने 16,000 वोट लिए उनको भी इख्तलाफ है, आरिफ अवान को भी इख्तलाफ है, बहुत से सीनियर वर्कर्स को भी इख्तलाफ है।
तो उस पर मैंने गुजारिश की है पार्टी से कि इस पर नजर साहब, सिंध के बहुत सारे एमपीएज हैं जिनको नहीं जानता कोई भी, लेकिन वो एमपीए बने हैं सर। वोट तो इमरान खान को पड़ा है, वो आपने भी कहा कि वोट इमरान खान की अमानत है। अमजद आफरीदी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, 120 गज के घर में रहते हैं। वजीर आजम का विजन भी यही है, नौजवानों को आगे लेकर आना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है फिर? किरण नाज, आप सही कह रहे हैं। हमारा सारा कुछ जो भी है, हम जो कुछ भी आ जाए इमरान खान साहब की वजह से हैं। ये जो हल्का है 249 बल्दिया टाउन, ये कराची के आप उन हल्कों के साथ इनको किरण आप कंपेयर नहीं कर सकती कि जहां कैंडिडेट को लोग नहीं जानते थे और सारा वोट इमरान खान साहब को पड़ गया। यहाँ इस 249 बल्दिया पसमानदा तरीन इलाका है और यहाँ पर पर्सनैलिटी का लोग शख्सियात को जरूर देखते हैं। पार्टी वोट बैंक के साथ साथ 8, 10, 15 हजार मैं समझता हूँ कि उस बरादरी में से एक शख्सियत होनी चाहिए कि इमरान खान आप कह रहे हैं खान साहब के चेहरे के साथ साथ उम्मीदवार के चेहरे को भी देखना होगा, उम्मीदवार को भी देखना होगा। अमजद, आप अग्री करते हैं मलिक शहजाद साहब जितने मसाइल बता रहे हैं उनको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, हमारे भाई हैं मलिक साहब, मिलकर हम कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे 2-4 दिन में हम एक साथ जाकर कैंपेन करेंगे। कोई इशू नहीं है, होते रहते इश्यूज। सारे उम्मीदवार 17-18 उम्मीदवार मना लेंगे आप? बिल्कुल मनाएंगे, हम इनके घर भी जाएंगे। अच्छा, मुझे आज नहीं बताया गया कि मैंने पूछा भी था कि प्रोग्राम में कौन, मुझे नहीं बताया गया कि मलिक साहब को ऑनलाइन रहेंगे। कोई इशू नहीं है, हमारी फोन पर बातचीत भी होती है आपस में, कोई ऐसा 2-3 दिन में नहीं हुई। कोई नहीं, मलिक साहब इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। हमारा मुकाबला डाकू मूवमेंट के साथ है और हमारी ये घर के मामला है, हम उन्हें घर में बैठ के डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। असल में किसकी तरफ है आपका? नून लीग जो पूरे मुल्क का बेड़ा जिसने गर्क किया है गुज़श्ता 15 से 20 सालों में, मेरी तरफ नहीं है, और जो उसके साथी हैं उनके साथ है। अच्छा, मलिक साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ नहीं है इशारा, यानी नहीं, वो मेरे भाई हैं भाई, कोई है, हम एक पार्टी के लोग हैं, हमने इकट्ठा दीगर जमातों से आप लोग की बात चल रही है, एमक्यूएम से, तहरीक लब्बैक से, साथ दें, दस्तबरदार कर दें अपने उम्मीदवारों को? बिल्कुल बातचीत चल रही है। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बातचीत हो रही है, देखें अभी बड़े हमारे बातचीत कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा आपको इस पर देखें, मैं बल्दिया टाउन में तकरीबन 22 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ बल्दिया टाउन में। उसके बाद यूसी से मैं यूसी का सीनियर नायब सदर था 2007 के अंदर, इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, हमने इकट्ठे काम किया। आगे जाके 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, पहले पीएस, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, तो उसमें हम पूरे कराची के अंदर 16 टाउन जीते। 16 टाउन इलेक्शन के बाद मुझे यूथ का खत्म हो रहा है, जीत जाएंगे, उम्मीद है पूरी? बिल्कुल जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमने काम कराया है। वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अल्लाह ने